बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करते हैं, जिसका चैप्टर टाइटल है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसिस। इसमें हम डेटाबेस के बारे में जो हमारे फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं और जो टर्मिनोलॉजीज़ हम डेटाबेस के अंदर यूज़ करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या होती हैं हमारे पास, कीज़ क्या होती हैं हमारे पास, कीज़ के अंदर यूनिकनेस हम कैसे लेके आ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है इनके, हमारे पास कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई किए जाते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ द रिकॉर्ड्स आर एंड फाइल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड और फाइल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल की डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। वही डेफिनेशन इधर भी सामने आपके रिपीट हो रही है। फील्ड आपको पता है, आपको डिफाइन किया गया था, अ सेट ऑफ वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर्स। जिसकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल, फोन। ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती हैं, फील्ड कहलाती हैं, यानी कि इनको हम कॉलम नेम भी कहते हैं। ग्रुप ऑफ के वन और मोर रिलेटेड कैरेक्टर होता है। इसी तरह रिकॉर्ड जो हमारे पास होता है, रिकॉर्ड जब हम रिलेटेड फील्ड को एक सिंगल यूनिट के अंदर इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे पास रिकॉर्ड कहलाता है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। Each record represent a different entity. All records in a file contain the same field. जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट का रिकॉर्ड, तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड में आपका रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड, रोल नंबर 1, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, उसके मार्क्स, उसका कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक रिकॉर्ड में आएंगी। किसका रिकॉर्ड? रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड। इसी तरह रोल नंबर 2 के अगेंस्ट पूरी लाइन जो होगी वो एक कंप्लीट रिकॉर्ड होगा। इसी तरह अगर एम्प्लॉय आईडी 1 का जो रिकॉर्ड होगा उसके अगेंस्ट सारी की सारी एम्प्लॉय 1 की, उसका नेम, उसकी डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस, उसकी सैलरी, उसकी जो है वो डेट, हायर डेट, ठीक है, वो तमाम चीज़ें हमारे पास एक रिकॉर्ड कहलाएगा। इसी तरह फिर हम जब रिलेटेड रिकॉर्ड को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक फ़ाइल बन जाती है। जैसे आपकी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके एक ही जो है वो फ़ाइल के अंदर रख दिया जाए, तो आपकी क्लास के टाइटल के अकॉर्डिंग आपकी फ़ाइल दी जाती है जिसमें आपके अटेंडेंस का सारा रिकॉर्ड होता है, आपके तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के नेम, रोल नंबर्स और उनके अटेंडेंस का स्टेटस होता है। तो वो आपके पास क्या है, फ़ाइल है आपकी क्लास की। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इससे आगे हमारे पास आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स लेंथ फील्ड एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड। दो चीज़ें हमारे पास आती है जब हम डिसाइड करते हैं फील्ड की लेंथ को। फील्ड की लेंथ को डिसाइड करते हैं कि इस फील्ड के अंदर कितने करेक्टर, क्योंकि फील्ड की डेफिनेशन क्या है, अ सेट ऑफ वन और मोर करेक्टर्स, एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स। ठीक है, तो अब हमने जब उसके अंदर करेक्टर की लेंथ हमने रखनी होती है, जब जिसकी मदद से बाद में हमने उसके मुताबिक उसका डाटा सेव करवाना होता है, वैल्यू सेव करवानी होती है, तो उसकी दो तरह से हमारे पास टाइप आती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड। इसकी हमारे पास बेटा फील्ड लेंथ की दो हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं, एक फिक्स्ड होती है और एक वेरिएबल होती है। फिक्स जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि फिक्स लेंथ के अंदर हमारे पास हम जितने करेक्टर्स को डिफाइन कर देते हैं उतने ही करेक्टर्स के लिए मेमोरी रिजर्व कर दी जाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
फिक्स लेंथ फील्ड कंटेन्स प्री डिफाइंड, प्री होता है पहले, डिफाइन होता है जिसको डिफाइन कर दिया जाता है, नंबर ऑफ करेक्टर्स। आपको पता है मेमोरी के अंदर करेक्टर 1 बाइट का होता है, तो यानी कि जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स होंगे उतने बाइट्स ऑफ मेमोरी उसके लिए रिजर्व कर दी जाएगी। किसके लिए? फिक्स लेंथ के लिए। फिक्स लेंथ फील्ड कंटेन्स प्री डिफाइंड नंबर ऑफ करेक्टर्स यानी कि बाइट्स द एंटर्ड इन फिक्स लेंथ फील्ड कैन नॉट एक्सीड एलोकेट लेंथ ऑफ द फील्ड। जब हम किसी भी वेरिएबल की लेंथ को फिक्स कर देते हैं तो उसकी लिमिट जो हमने उसको एलोकेट की होती है उससे हम एक्सीड नहीं कर सकते। इफ़ द डाटा एंटर्ड इन द फिक्स लेंथ फील्ड इज स्मॉलर, लेकिन दूसरी तरफ जब हम उस फील्ड के अंदर डाटा एंटर करते हैं, वैल्यू एंटर करते हैं, तो फील्ड लेंथ द रिमेनिंग स्पेस विल बी एम्प्टी। यानी कि जब हम उसके अंदर डाटा एंटर करते हैं और डाटा हमारा उस लेंथ से स्मॉलर होता है, तो उस सूरत में भी जो बाकी जगह बच जाती है, जो फील्ड के करेक्टर्स बाकी बच जाते हैं, साइज बाकी रिमेनिंग रह जाता है, वो एम्प्टी रहेगा। ठीक है, इट रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस, जिसकी वजह से हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो वेस्ट होगी। अगर तो इधर तक मेरी समझ आ गई है तो बेटा एक्नॉलेज करें। ये देखें इसको, इसकी एग्जांपल से मजीद समझते हैं। लेट्स सपोज आपने मेमोरी के अंदर एक फील्ड डिफाइन की कंट्री के नाम से। ठीक है, कंट्री के नाम से आपने फील्ड रखी और उसकी लेंथ आपने कह दिया कि 20 करेक्टर इसकी लेंथ होगी, जो यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हैं वो 20 करेक्टर्स तक हो सकती है। अब होगा क्या, जब आपने इसकी फिक्स लेंथ डिसाइड कर दी है, डिफाइन कर दी है, इट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई 20 करेक्टर्स ऑन द डिस्क। वो हर दफा 20 करेक्टर्स के लिए मेमोरी रिजर्व करवाएगा। इफ द यूजर एंटर 8 करेक्टर, अगर यूजर 8 करेक्टर यानी कि स्मॉलर वैल्यू एंटर करता है, द रिमेनिंग 12 स्पेस विल बी फिल्ड विद ब्लैंक स्पेसिस। बाकी जो 12 स्पेसिस होंगी वो ब्लैंक स्पेसिस के तौर पे रिजर्व की जाएंगी। यानी कि मेमोरी तो इतनी हमारी वेस्ट होगी, हम इसको इस्तेमाल करें ना करें, हमारी डिस्क की मेमोरी जो है वो 12 बाइट्स हमारे ज़ाया हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास नुकसान है फिक्स लेंथ फील्ड का। यानी कि हम एफिशिएंट वे में कंप्यूटर की मेमोरी को यूज़ नहीं करते, बल्कि हमारे पास क्या होता है कि हम जितनी हमने फील्ड का साइज़ रखा है उतने ही करेक्टर हमने एंटर करवाएं तो एफिशिएंट वे है, अगर ना करवाएं उससे कम वैल्यू हो तो वो हमारी सारी की सारी वैल्यू जो हैं वो वेस्ट होती हैं। बेटा अगर तो स्क्रीन क्लियर है, इस बात की समझ आ गई है फिक्स लेंथ फील्ड की, तो एक्नॉलेज करें, ओके टाइप करके मुझे मैसेज करें जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड, ज़बरदस्त, शाबाश, शाबाश मेरा बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास आती है वेरिएबल लेंथ फील्ड। वेरिएबल लेंथ फील्ड के अंदर बेटा हम जब बात करते हैं तो इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि हमारे जो हम फील्ड रख रहे हैं उसकी लेंथ वेरी करेगी, यानी कि वेरिएबल हो सकती है। इसके अंदर हमारे पास साइज हम रिजर्व नहीं कर देते। अ वेरिएबल लेंथ फील्ड डज नॉट कंटेन प्री डिफाइंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर बाइट्स, इट ऑक्युपाइज द स्पेस अकॉर्डिंग टू द डाटा एंटर्ड बाय द यूजर। ये यूजर जो डाटा एंटर करता है उसके अकॉर्डिंगली मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्युपाई करता है। द वेरिएबल लेंथ फील्ड डज नॉट कंटेन एनी एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसिस, इसके अंदर हमारे पास है कोई भी एक्स्ट्रा ब्लैंक स्पेसिस नहीं छोड़ी जाती। सपोज द यूजर एंटर पाकिस्तान इन सिटी फील्ड, द फील्ड विल ऑक्युपाई 8 करेक्टर्स इन द मेमोरी, द फील्ड विल ऑक्युपाई 4 करेक्टर्स इफ द यूजर एंटर ईरान। यानी कि जितने करेक्टर उसने एंटर किए उतनी ही मेमोरी को रिजर्व किया जाएगा, उतनी स्पेस ऑक्युपाई की जाएगी किसके अंदर, वेरिएबल लेंथ फील्ड के अंदर, जबकि बाकी एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो ऑक्युपाई नहीं की जाएगी, रिजर्व नहीं की जाएगी। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है how the data is stored and retrieved in file management system, FMS stand for file management system, data handling in फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके अंदर हमारे पास जब हम ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम अगर बात करें डाटा को हैंडल करने की, तो उसको स्टोर और रिट्रीव किया जा सकता है किसकी मदद से, फाइल्स की मदद से। एफ एम एस यूजेज फाइल्स टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। द फाइल्स कंटेन रिकॉर्ड। फाइल्स के अंदर आपको बताया कि फाइल्स के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड होता है, जैसे मैंने आपकी क्लास के स्टूडेंट्स का बताया कि एक क्लास के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक फाइल में मौजूद होगा। डैट कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, जिसके अंदर हमारे पास हर रिकॉर्ड के अंदर फील्ड्स होती हैं, एक दूसरे से मिल रही होती हैं। रिलेटेड फील्ड्स यानी कि हर एक रिकॉर्ड के अंदर वही फील्ड्स होंगी, नेम, रोल नंबर, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, इसी तरह फादर नेम। The record layout are properly defined in the file management system. A field in the record can be fixed length or variable length. एक फील्ड का जो रिकॉर्ड है वो फिक्स लेंथ भी हो सकता है या फिर वेरिएबल लेंथ भी हो सकता है। ईच फील्ड इन द रिकॉर्ड कॉरस्पॉन्ड टू अ स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस। हर एक फील्ड का जो रिकॉर्ड होता है वो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिधर से उसका रिकॉर्ड जो है वो स्टार्ट होता है, जिधर से उसका मेमोरी एड्रेस स्टार्ट होता है। द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ईच फील्ड एंड द इट्स लेंथ इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इट्स स्टोरेज लोकेशन। स्टार्टिंग एड्रेस से लेके अगर हमें पता चल जाए कि ये एड्रेस नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 10 मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है और इसका साइज 5 है, तो हम ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा 10 से लेके 15 तक चलेंगे तो हमें उसकी लोकेशन पता चल जाएगा कि इतनी लोकेशन पे हमारा ये वाला वेरिएबल मौजूद है या ये वाला फील्ड मौजूद है। द फील्ड नेम इज यूज्ड एज अ नेम रेफरेंस टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा, यानी कि हम हर फील्ड का एक नेम रखते हैं ताकि हम उसका रेफरेंस पेश कर सकें। जैसे हाई डेट है, जैसे स्टूडेंट नेम है, रोल नंबर है, हमारे पास पेरेंट नेम है, वो सारे के सारे हमें हमें रेफरेंस देने के लिए कि ये यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि हर बंदा जो है हर एक वेरिएबल की मेमोरी को तो याद नहीं रख सकता, इसलिए उसका रेफरेंस देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसका नेम कोई ना कोई रखते हैं। इट रेफर टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी एड्रेस फॉर अ स्पेसिफिक फील्ड, फॉर एग्जांपल द फील्ड नेम हायर डेट। हाई डेट की जो हमारी फील्ड है, इन द फॉलोइंग फिगर रेफर टू द मेमोरी एड्रेस 25, यानी कि 25 एड्रेस से हमारे लोकेशन से हमारे हाई डेट वाली फील्ड स्टार्ट हो रही है। ठीक है। इट कैन यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा इन द फील्ड। ये नीचे आप टेबल देख सकते हैं, ये आपके पास एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड के अंदर रिलेटेड आपके पास फील्ड्स हैं, यानी एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, हाई डेट है, जॉब टाइटल है, क्वालिफिकेशन है। इसकी लेंथ जो है वो डिसाइड की गई है कि एम्प्लॉय आईडी की लेंथ जो है वो 4 बाइट रखी गई है। नेम के लिए हमने 20 बाइट से बताया हुआ है, फिक्स लेंथ बता दी हुई है। हाई डेट के लिए हमने 8 बाइट डिक्लेयर किए हुए हैं, डिफाइन किए हुए हैं। जॉब टाइटल के लिए हमने 10 बाइट्स रखे हुए हैं और क्वालिफिकेशन के लिए हमने 10 बाइट्स रखे हुए हैं। अब लेट सपोज हमें लोकेशन का पता चल जाता है जी, 1 लोकेशन पे हमारा जो है एम्प्लॉय आईडी स्टार्ट हो रही है, तो हमें 4 बाइट की मदद से हमें पता चल जाएगा कि 1 से लेके 5 तक हमारे पास जो है वो एम्प्लॉय आईडी पड़ा हुआ है। आगे 20 बाइट्स हैं इसके नेम के, तो हमें पता चल जाएगा 5 से लेके 25 तक हमारे पास जो है वो नेम की फील्ड मौजूद है। और 25 से आगे 8 बाइट्स कैलकुलेट करें तो हमारे पास 33 है, यानी कि उनकी लेंथ काउंट करते जाएं तो हम नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंचते जाएंगे, एग्जैक्ट लोकेशन पे हम जाते जाएंगे। 33 से आगे 10 ऐड करें, यानी कि इसका साइज है, तो 10 ऐड करें तो हम 43 पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह 53 पे पहुंच जाएंगे 10 ऐड करने से। तो ये था हमारे पास बेटा किस तरीके से हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस की मदद से हम फील्ड्स की लोकेशन को जो है वो चेक कर सकते हैं, उन तक हम पहुंच सकते हैं। अगर तो ये बेटा इधर तक क्लियर है तो एक्नॉलेज कर दें, ओके टाइप करके मैसेज करें जल्दी से। शाबाश। शाबाश मेरा बेटा, वेल डन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है टेबल और रिलेशन। रिलेशन के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर के अंदर। रिलेशन हमारे पास जो होता है
जब हमने मॉडल्स पढ़े थे, डेटाबेस के मॉडल्स पढ़े थे, तो उसमें एक रिलेशनल मॉडल पढ़ा था, और मैंने उधर आपको बताया था कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल इज रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल के अंदर हम टेबल्स बनाते हैं। रिलेशन का दूसरा नाम टेबल भी है, टेबल का दूसरा नाम रिलेशन भी है। अ टेबल और रिलेशन इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। एंटिटी इज एनीथिंग, एंटिटी कोई भी चीज़ हो सकती है, अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस। यानी कि स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है, चेयर है, स्कूल है, कॉलेज है, इन तमाम के बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकें वो एंटिटी कहलाती है। एन एंटिटी मे हैव मैनी एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स होता है प्रॉपर्टीज, खूबियाँ उसकी। जैसे स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स क्या है? स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके मार्क्स, उसकी क्लास, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसकी एज, उसका जेंडर, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्या हैं? ये हमारे पास स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं विद यूनिक नेम। ईच एट्रीब्यूट मस्ट हैव वन आर ओनली वन वैल्यू। हर एक एट्रीब्यूट की, यानी कि जैसे आपका रोल नंबर है तो हर स्टूडेंट के अगेंस्ट एक ही रोल नंबर है। जैसे हर स्टूडेंट का नेम है तो हर स्टूडेंट का एक ही नेम हो सकता है, मल्टीपल नेम नहीं हो सकता। हर स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो एक ही मार्क्स हो सकते हैं, टोटल ज़्यादा नहीं हो सकते। जेंडर है तो जेंडर एक ही हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह फादर नेम है, फादर नेम एक ही हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें, यानी कि हर एंटिटी के अगेंस्ट, एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जो है वो एक सिंगल वैल्यू हमारे पास होगी, याद रखिएगा। फॉर्मिंग अ रिलेशन, रिलेशन या टेबल बनाते कैसे हैं? द रिलेशन आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी। दे आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी। ये हमारे पास उसकी एट्रीब्यूट्स की बेस पे हम बनाते हैं। अबाउट विच द इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर्ड, सपोज दैट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि हम स्टूडेंट के डाटा को मैनेज करने के लिए आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर स्टूडेंट के अगेंस्ट, पहले तो सबसे पहले हम जब भी कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं या इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले उस सिस्टम की हम एंटिटीज़ काउंट करते हैं, यानी कि जिनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन रखनी है। तो अब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट के बारे में हमने इंफॉर्मेशन रखनी है, टीचर के बारे में हमने इंफॉर्मेशन रखनी है, कौन कौन से हमने कोर्स इधर पढ़ाने हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, स्कॉलरशिप हमने देनी है तो कितनी कैटेगरीज हैं या क्या क्या स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और टाइम टेबल के बारे में। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रोल नंबर, उसकी उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, उसके जो है जेंडर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर। टीचर है तो टीचर का नेम, उसका टीचर आईडी, उसके इसी तरह क्वालिफिकेशन, उनका सब्जेक्ट, वो तमाम चीज़ें हम इसके टीचर के अगेंस्ट भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। कोर्स लिस्ट, यानी कि आईसीएस है, मेडिकल है, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, ठीक है, आई काम है, एफ, उसके बाद हमारे पास एडीएस है। कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, हमने कोर्सेज की लिस्ट भी रखनी है। स्कॉलरशिप है तो स्कॉलरशिप फुल स्कॉलरशिप है, ए प्लस कैटेगरी है, बी प्लस है, कौन से स्कॉलरशिप में अलाई कर रही हैं। टाइम टेबल, तो आपकी क्लासेस के टाइम टेबल जो होंगे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंप्यूटर का लेक्चर कौन से टाइम पे है, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का कौन से टाइम पे लेक्चर्स है। तो ये इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो इनको सबसे पहले हम कोई भी जब टेबल बनाते हैं या कोई हमने एक रिकॉर्ड सिस्टम हमने मैनेज करना है, तो सबसे पहले हम एंटिटीज़ फाइंड आउट करते हैं, फिर उन एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स निकालते हैं। हर एंटिटी, आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और फ़ोन, ये इसकी क्या है, एंटिटी। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर तो समझ आ गई है बेटा तो मुझे एक्नॉलेज करें, जल्दी से एक्नॉलेज करें। ओके टाइप करके एक्नॉलेज करें जल्दी से, शाबाश। जी, तो ये देख रहे हैं आप, आपके पास टेबल मौजूद है नीचे। इस तरह से हमने स्टूडेंट का रिलेशन बनाया। स्टूडेंट का रिलेशन हमारे पास मेमोरी में इस तरह से बन जाएगा कि उसके अंदर उसके तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, ठीक है, जिनके अंदर हम डाटा फिर उसके बाद स्टोर करवाएंगे। इसी तरह हम टीचर के अगेंस्ट भी बनाएंगे रिलेशन, और कोर्स लिस्ट के बारे में बनाएंगे, स्कॉलरशिप के बारे में बनाएंगे। ये आपके पास फिर हम उनकी वैल्यूज़ स्टोर करवाते हैं हर रो के अंदर।
ऑल एट्रीब्यूट्स इन द अबव रिलेशन आर कॉल्ड कॉलम्स। जितने भी हमारे पास इसके अंदर हमने बनाए हैं रिलेशंस आर कॉल्ड कॉलम्स। ये हमारे पास रोल नंबर है कॉलम है, नेम का कॉलम है, डीओबी का है, एड्रेस का है। ऑल अकरेंसीज ऑफ द रिकॉर्ड आर नोन एज रिकॉर्ड रोज। हर एक अकरेंस, ये हमारे पास एक अली रज़ा की एक अकरेंस है रोल नंबर 1 के अगेंस्ट, उसका नेम, उसकी डीओबी, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन। तो ये अकरेंस है। हर एक अकरेंस को हम एक रो भी कहते हैं और एक टपल भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। जो आपके पास रो अकरेंस होती है उसको रोज भी कहते हैं और टपल्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यूज है। द फॉलोइंग टेबल आर रिलेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ डेटाबेस बाय यूजिंग स्टूडेंट एंटिटी। यानी कि आप बता सकते हैं कि स्टूडेंट एंटिटी के अगेंस्ट आपके पास ये रिलेशन मौजूद है। लास्ट आज का हमारे पास आ जाता है छोटा सा टॉपिक, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन इन डिटेल। रिलेशंस आपको बताया कि रिलेशंस क्या है, एक्चुअली टेबल्स हैं। नो डुप्लीकेट रोज एग्जिस्ट, यानी कि एक टेबल के अंदर डुप्लीकेट यानी कि एक ही अकरेंस को दो दफ़ा हम नहीं लिख सकते, याद रखिएगा। क्योंकि हमारे पास बाय रूल हमें पता है कि स्टूडेंट का रोल नंबर एक यूनिक वैल्यू है, एक ही हो सकती है। एक रोल नंबर, दो स्टूडेंट जो हैं वो सेम रोल नंबर पे नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ दो स्टूडेंट्स का नेम या हर चीज़ सेम नहीं हो सकती, कोई ना कोई अंदर डिफरेंस ज़रूर होगा, ठीक है। तो हर टेबल के अंदर एक रो को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, डुप्लीकेशंस हम हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अ टेबल शुड नॉट हैव टू आइडेंटिकल रोज, यानी कि हमारे पास सेम तरह की दो रोज नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन कॉलम और सेट ऑफ कॉलम टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन द टेबल। उसमें कम से कम एक या एक से ज़्यादा कॉलम जो हैं वो हमारे पास होने चाहिए, जिनको हम यूनिकली अंडरस्टैंड कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। सच कॉलम्स और सेट ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड प्राइमरी की। जिनके ऐसे बेटा कॉलम, ऐसी एट्रीब्यूट जिसकी बेस पे हम उस कॉलम को, उस रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको उसकी प्राइमरी की कहते हैं। उस टेबल की क्या कहते हैं? प्राइमरी की। इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह कीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी की हमारे पास एक ऐसी की होती है जिसकी बेस पे हम किसी भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि जैसे स्टूडेंट के टेबल के अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसकी प्राइमरी की है, जो कि डुप्लीकेट नहीं हो सकती। हर स्टूडेंट के अगेंस्ट जो है वो यूनिक हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर होगा, ठीक है। इसी तरह द ऑर्डर ऑफ रोज इन इनसिग्निफिकेंट, यानी कि रोज को ऊपर नीचे बेशक आप करें, रोल नंबर 1 को पहले लिखें, 2 को बाद में लिखें, 3 को पहले लिखें, 4 को बाद में लिखें, 5 को पहले लिखें, ठीक है, या 2 को बाद में लिखें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जिस मर्जी तरतीब से उनको लिखें। ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इन इनसिग्निफिकेंट, यानी कि जो कॉलम्स का ऑर्डर है, यानी कि बेशक आप नेम पहले लिख लें या फादर नेम पहले लिख लें, डीओबी पहले लिख लें या मार्क्स पहले लिख लें, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह कॉलम आर एट्रीब्यूट्स आर ऑल एलिमेंटर और अटॉमिक, ये आपके पास बात नहीं है कि हर एक एट्रीब्यूट या कॉलम के अगेंस्ट सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि अगर रोल नंबर वाला कॉलम है तो रोल नंबर वाले कॉलम में हर एक स्टूडेंट के अगेंस्ट एक ही रोल नंबर होना चाहिए। हर स्टूडेंट नेम के कॉलम के अंदर हर स्टूडेंट के अगेंस्ट एक ही नेम होना चाहिए। डीओबी के कॉलम के अंदर हर स्टूडेंट के अगेंस्ट एक ही वैल्यू, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ की। जेंडर के अंदर सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। फ़ोन नंबर के अंदर सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। सीएनआईसी नंबर के अंदर, कॉलम के अंदर सिंगल वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। यानी कि एन एंट्री एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम्स इज अटॉमिक, हर एक की सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। अ वैल्यू डैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड अटॉमिक। ऐसी वैल्यू जिसको हम, यानी कि सिंगल है तो सिंगल को हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको अटॉमिक कहते हैं। इट मीन्स दैट देयर कैन बी ओनली वन वैल्यू इन ईच एट्रीब्यूट ऑफ द स्पेसिफिक रो। तो ये था बेटा आज का आपका लेक्चर। इसमें अगर कोई भी आपको मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो वो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं।